नमस्कार साथियों, आज हम एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं। कुछ नए शिगुफे छोड़े गए हैं सत्ता पक्ष इस तरफ से, जिसमें लोकसभा के सचिवालय ने एक विशेष सत्र की बात की है, अभी हाल फिलहाल में जो 18 से 22 सितंबर के बाद होने जा रहा है। लेकिन क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है कि इसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों करने जा रहे हैं। जहाँ तक लोग एक आशंका जता रहे हैं कि इसमें हम एक देश एक चुनाव पर बात करने जा रहे हैं ना, उसके पीछे के जो उनके तर्क हैं वो ये है कि इससे भ्रष्टाचार में एक बहुत बड़े पैमाने पर रोक लगा पाएंगे। हालिया रिपोर्ट में जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको मिलने वाले कुल चंदे का लगभग 55% चंदा ऐसा होता है जो अज्ञात स्रोतों से होता है। इसी तरीके से 2019 के चुनाव में जो भारत की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं, उनके 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदे आए हैं उसका कोई स्रोत नहीं पता है। 2019 में चुने गए हमारे सांसदों में से 43% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए शायद सरकार की मंशा है कि यदि हम एक देश और एक चुनाव पर बात करेंगे तो भ्रष्टाचार पर एक बड़ा नियंत्रण किया जा सकता है या भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। मैं एक देश से एक चुनाव के जो अपने तर्क हैं उसके न तो मैं पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं उसके बियॉन्ड किसी और बात पे बात करने जा रहा हूँ। उसके पीछे जिस मंशा से वो बात की जा रही है कि लगातार चुनाव होने से भ्रष्टाचार चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी और पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में। तो हम बात करेंगे भ्रष्टाचार पर ही। एक देश एक चुनाव पर फिर कभी बात करेंगे। आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के हम थोड़ा सा उसके शब्दों पे जाएं तो देखेंगे कि हम बोलते हैं भ्रष्ट प्लस आचरण से मिलकर बनता है भ्रष्टाचार। मतलब एक ऐसा आचरण जो समाज के मानक के प्रतिकूल है, या कह सकते हैं कि समाज में जो हमारे मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अनुकूल नहीं है। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नहीं होता है। यदि हम ये समझते हैं कि सिर्फ ब्राइबिंग करना, घूस लेना ही भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार इससे बड़ा व्यापक पद है। यदि किसी भी पद पर आप हैं या आप कहीं पर भी कुछ काम कर रहे हैं और उसका जो उस पद का लक्ष्य है या आपका काम का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। मान लीजिए कि एक शिक्षक है, शिक्षक का काम है पढ़ाने का, वो पढ़ाता है, लेकिन वो स्कूल जाता है, स्कूल में जाकर के पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। या तो क्या है कि उसका काम क्या है कि पढ़ाना था, लेकिन पढ़ाई का जो लक्ष्य था उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, बल्कि कुछ और कर रहा है। एक दूसरा शिक्षक है जो एमडीएम का इंचार्ज बना पड़ा हुआ है, मिड डे मील चल रही है, उसका इंचार्ज बना पड़ा है, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो भी क्या कहते हैं पद का दुरुपयोग कर रहा है। तीसरा शिक्षक है जो स्कूल तो रोज जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पर बैठ के खुद पढ़ रहा है, अपनी कोई तैयारी कर रहा है किसी और चीज़ की, तो वो भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। चौथा शिक्षक स्कूल जाता है, 10 मिनट ही पढ़ा रहा है, उसके बाद नहीं पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो शिक्षक हैं, एक सामान्य सा उदाहरण लिया था, तो शिक्षक भले आर्थिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अपने पद के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में भी वो सफल नहीं हो रहा है, तो उनका वो इस तरीके को हम क्या कहेंगे कि ये एक भ्रष्टाचार है। तो मूलतः यदि भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो भ्रष्टाचार किसी संस्था से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है ना, वो संस्था का अपना कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ हम कंडक्ट बनाते हैं। उन कंडक्ट या आचार संहिताएं जो होती हैं उनको यदि हम पूरा नहीं कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है या पद का दुरुपयोग हो रहा है। तो पद का दुरुपयोग ही क्या है? भ्रष्टाचार है। ये मतलब कि जिस पद के लिए जिसका जो लक्ष्य है उसको हम उससे इतर कोई कार्य कर रहे हैं तो कहते हैं कि पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो एक शब्द में, यदि एक लाइन में इस पे बारे में बात करें कि जो आदर्श है या जो लक्ष्य है
और जो हमको अचीव हो रहा है, जो हमको प्राप्त हो रहा है, उसके बीच का जो अंतराल है, उसी को हम कहते हैं भ्रष्टाचार। यदि उसके बीच में अंतराल ज़्यादा है तो हम मानेंगे कि भ्रष्ट एक समाज भ्रष्ट है, और यदि अंतराल कम है या नहीं है तो माना जाएगा कि समाज भ्रष्ट नहीं है, सोसाइटी या वो संस्था में भ्रष्टाचार नहीं है। तो यदि हम भ्रष्टाचार की इतनी बात करते हैं तो हम सोचते हैं भ्रष्टाचार का स्रोत क्या है, भ्रष्टाचार के पीछे का कारण क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं लोग। तो जो लोग एक तर्क देते हैं कि भ्रष्टाचार करने से लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाती है, उससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है ना, एक मानक है, एक मॉडल है जिसको मानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा, और लोग कहते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा उनके जीवन की गुणवत्ता होगी। और इसी मॉडल के आधार पर सभी लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार करने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, और इसी की नैतिक और सामाजिक जो स्वीकार्यता है, इसी आधार पे लोग उसको मानने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि लोग जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे, लोगों के पास जितनी ज़्यादा क्रय शक्ति क्षमता होगी, उतना ही ज़्यादा उनका जीवन गुणवत्तापरक होगा। और चूँकि उनके पास एक वैध तरीके से पैसा कमाने पर उतने संसाधनों का उपभोग वो कर नहीं सकते, तो उसके लिए वो कुछ अन्यत्र तरीके भी खोजते हैं जिससे कि अपने ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। तो एक जो बड़ा कारण है वो मानना कि जीवन की गुणवत्ता का मॉडल लोगों के उपभोग से है। यदि लोगों का उपभोग ज़्यादा होगा तो लोगों का जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, और इसके लिए लोग अपने काम को छोड़ कर कुछ और कर रहे होते हैं। तो पहला जो कारण होता है, यदि हम माने कि जीवन की गुणवत्ता एक बड़ा कारण है, उसका जो अवधारणा है हमारी कि उपभोग से जुड़ी हुई, तो भ्रष्टाचार के पीछे का एक बड़ा कारण है जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयास करना, जो कि भ्रष्टाचार को वैध करता है, वैध बताता है। दूसरा, यदि इस पर बात करें कि जीवन की गुणवत्ता का मॉडल क्या हो सकता है, इसके आधार पे हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे। दूसरा हो सकता है कि वैचारिकी देखते हैं किसी राज्य में, राज्य किस वैचारिक मॉडल पर खड़ा हुआ है। मानते हैं कि जैसे कि दो बड़े मॉडल हैं दुनिया में, एक समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद का, उदारवाद का। उदारवाद में हमको पता है कि वहाँ पर संपत्ति या संसाधन का उत्पादन और वितरण दोनों ही बाजार की शक्तियों पर आधारित होता है, और बाजार की शक्तियाँ प्रतिस्पर्धा पर डिपेंड करती हैं, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे, और प्रतिस्पर्धा करने से ही उनका मानना होगा कि इससे प्रतिस्पर्धा से लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। उस लेवल प्लेइंग फील्ड में लोग बराबर काम करते हैं, और उससे उनको जो लाभ मिलता है वो उनका निजी लाभ होता है। लेकिन समस्या आती ये है कि ऐसे मॉडल्स में कि राज्य के पास में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो आजकल हम सुनते हैं, राज्यों के पास प्राकृतिक संसाधन है, और उस संसाधनों का पूरा जो मालिकाना हक है वो सरकारों के पास होता है। सरकार चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और पार्टी के लोग। अब राजनीतिक दलों के साथ में, ब्यूरोक्रेसी के साथ में उद्योगपतियों का नेक्सस हो जाता है ऐसे राज्यों में। तो अब राजनीतिक दल और पूंजीपतियों की जो साठगांठ होती है, उसमें भ्रष्टाचार एक बड़े पैमाने पे, आज हम सुनते हैं इस बारे में कि कुछ उद्योगपतियों के लिए सरकार कार्य करती है। हम हमेशा सुनते हैं कि सरकार गिने चुने लोगों के लिए काम करती है, सरकार सबके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ये नहीं कर रही। सरकार का काम क्या था, एज अ मैच रेफरी, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट में क्या होता है कि अंपायर का काम क्या होता है, देखना कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही काम उदारवादी राज्यों में राज्य का था। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट में सरकारें शामिल होती हैं, और उद्योगपति लोग उसमें सरकार के साथ में उनका साठगांठ होता है, और
उद्योगपतियों और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो उदारवादी जो राज्य होंगे उनकी समस्या ये होगी कि भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे पाया जाएगा, बड़े लेवल पे पाया जाएगा। सरकार के ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म का हमेशा से आरोप लगता रहेगा कि सरकार कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम करती है। दूसरे तरीके की जो सरकारें चलती हैं उनको माना जाता है कि समाजवादी राज्य होते हैं। समाजवादी राज्य मूलतः समानता पर आधारित एक राज्य की संकल्पना होती है। यहाँ पर राज्य का काम होता है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको संसाधन मुहैया कराया जाए और उनको सशक्त बनाया जाए। मूलतः सरकार यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित होती है और यहाँ पर बुनियादी वस्तुओं का जो बुनियादी वस्तुएं होती हैं उनको सरकार आवंटित करती लोगों तक पहुँचाती है बुनियादी वस्तुओं को। और लेकिन इस तरीके के राज्यों में समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर चूँकि कोटा परमिट राज्य होता है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी अपने आप को स्वामी समझने लगती है हर एक चीज़ का। ब्यूरोक्रेसी अपने आप को सर्वोसर्वा समझने लगती है। सरकारें लोगों को या जो लोग हैं वहाँ पर उनको अपना दास समझ बैठती है। उनको लगता है कि उनकी चाहत पर या उनकी इच्छा पर ही जीवित है। तो एक तरीके का जो करप्शन होता है यहाँ पर, अब चूँकि कोटा परमिट राज्य आ जाएगा तो लोग सरकार डिसाइड करे किसको कितना देना होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से होगा कि लोग अपने जो उनका कोटा होगा उससे ज़्यादा लेने के लिए ब्राइबिंग की तरफ जाएंगे, लोग घूसखोरी करेंगे। और यदि घूसखोरी नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी के लोग और शासन के लोग निरंकुश हो जाएंगे और निरंकुश शक्ति हो जाएगी, उत्तरदायित्व विहीन सरकार बन जाएगी। तो एक तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके की पारदर्शिता नहीं होगी, ना निर्णय में किसी भी तरीके की वस्तुनिष्ठ पैमानों पर बात नहीं की जा रही होगी। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का, कर्मचारियों का, राजनेताओं का एक नेक्सस बन जाएगा और वो भी अपने लिए परचेजिंग पावर बढ़ा रहे होंगे और भ्रष्टाचार इस तरीके की शासन प्रणाली में भी पाया जाएगा। तीसरे तरीके ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यदि हम देखेंगे कि इनका जो स्रोत होता है उसमें एक है जैसे कि वर्तमान में सरकारें चलती हैं लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टियां और उस चुनाव के माध्यम से जो बहुमत प्राप्त करते हैं उनका शासन होता है। तो जो भी राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदान या मत निर्माण कर ले जाता है उसी के पक्ष में मतदान होता है, उन्हीं का बहुमत होता है और उनका ही सरकार बन जाती है। तो राजनीतिक दल जिनका काम था लोगों के लिए काम करना, उनका प्राइमरी काम हो गया है मत निर्माण करना। कैसे मतों का निर्माण अपने पक्ष में किया जाए। जैसा कि आजकल देखने को मिलता है हम सबको कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनका एकमात्र काम हो गया है कि वो राजनीतिक हित या लोगों के लिए काम करने की बजाय मत निर्माण हमेशा करने में जुटे रहते हैं, जिसमें मीडिया को हैंडल करना, मीडिया पर नियंत्रण बना लेना, रैली करना, सभा करना और एक पैरेलल इकॉनमी इसमें चलने शुरू हो जाती है। और पैरेलल इकॉनमी से कुछ लोग अब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे होंगे, सरकारें बन चलती है पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से। अब चंदा कौन लोग देगा? चंदा तो सामान्य लोग देंगे नहीं, चंदा ऐसे लोग दे रहे होंगे जिनका कोई राजनीतिक हित होगा। अब जिनका राजनीतिक हित होगा, अब यदि वो हित सामान्य तरीके से पूरा हो जाता तो उसके लिए वो चंदा देते ना, तो मतलब वो कोई हित अवैध हित ही होगा। तो अब राजनीतिक दलों का इनके साथ क्या हो जाएगी, साठगांठ हो जाएगी। और जब सरकार बन जाएगी, चूँकि सरकार में बनने से पहले उन्होंने चंदा दिया था, तो जब सरकार बनने के बाद सरकारें पक्षपात करेंगी और अपने पद का दुरुपयोग करेंगी। तो लोकतंत्र भी जो है आया था इसलिए कि यहाँ पे जनता का शासन हो, लेकिन चूँकि ये मत निर्माण की प्रक्रिया भर रह गई, यहाँ पर कुछ लोगों ने चंदा दिया, अब सारे काम हमको उनके लिए करना है। दूसरे लोग
जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी उनकी बात क्या, उनकी समस्याएं क्या होगी। क्षेत्रीय पार्टियां भी करेंगी कि उनके यहाँ कुछ लोग कर्मचारी काम करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर बात करना शुरू करेंगे। ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, उससे पैसा जनरेट करेंगे, तो एक इंडस्ट्री ये बन जाएगी कि शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ब्यूरोक्रेसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसके माध्यम से कुछ पैसा कलेक्ट किया जाए। तो एक संस्थागत भ्रष्टाचार, ARC की एक रिपोर्ट आई थी, हमने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़ेंगे, जानते होंगे कि उसमें 2 बात की गई थी। कहा गया था कि या तो व्यक्ति बड़े भ्रष्ट होते हैं या संस्थान भ्रष्ट होता है। तो लोकतंत्र में हम देखेंगे कि संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाने लगेगा। लोग संसाधनों की एक संगठित लूट शुरू हो जाएगी। कुछ गिने चुने लोग, पावरफुल लोग होंगे जो सरकारों को चंदा दे रहे होंगे, उनके लिए सारे नियम कानून अलग से बनाए जा रहे होंगे या नियम कानून का पालन ही नहीं हो रहा होगा। तो ये कुछ कारण होंगे। इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति। यदि हम संस्कृति में उपभोक्तावादी संस्कृति को मान लेते हैं हमारा आदर्श है, तो वो भी एक बड़ा कारण होगा। दूसरा, हमारे समाज की संरचना कैसी है। सामाजिक संरचना में क्या कर सकते हैं कि जैसे कि भारत की वर्ण व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना का मूल तत्व रहा है। तो वहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता था, संसाधनों में कमी पाई जाती थी। तो जो नीचे के लोग होंगे वो लोग चाहेंगे कि उनके पास भी जो ऊपर के तबके के लोग हुआ करते थे वर्ण व्यवस्था में, उनके बराबर संसाधन हो जाए। तो अब चूँकि संसाधन तो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए उनको अवैध तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो अब हम सबको पता होगा कि जब 75 के बाद की जो सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू होती है, तो वहाँ पर जितने नए नेता आ रहे होते हैं, खास करके पिछड़े वर्गों के या जो है अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों को जो पोषक करने वाले नेता थे, उन सबके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगेंगे। क्योंकि उनका मन भी यही होगा कि जो हमारे से पहले के जो लोग हैं, जो भारत की सामाजिक संरचना रही है, उनके जो उच्च पायदान पे बैठे हुए लोग थे, उनके बराबर उनकी बराबरी की जाए। और चूँकि बराबरी का लक्ष्य तो यही था, तो इस तरीके से सामाजिक संरचना भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण होगी। एक कारण होता है कि जो हमारी कॉलोनियल जो लीगेसी है, जो उपनिवेशवादी हमारी संस्कृति थी, जहाँ से हम आ रहे थे, तो चूँकि उपनिवेशवादी संस्कृति में हमको पता है कि ब्यूरोक्रेसी चलती थी। ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य कुछ और था। ब्यूरोक्रेसी में इसलिए आए थे कि उनसे अंग्रेज़ों के शासन की रक्षा की जाए ना, तो गोपनीयता की संस्कृति लेकर आए थे। विवेकाधीन शक्ति थी, लोगों के पास अधिकार थे नहीं, उनके पास अकूत अधिकार थे, उत्तरदायित्व तो था नहीं। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने उसी ब्यूरोक्रेसी को अपना लिया। हमने संविधान बड़ा बनाया, संविधान के लक्ष्य बड़े रखे, लेकिन जो लोग थे, जो ढांचा था, जो हेगेलियन मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, वो तो वही चलता रहा। तो वो एक बड़ा कारण आज भी बना हुआ है। और एक माना जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का आज का आदर्श है, जिसमें हम वेलफेयर की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया, उनमें अंतर है। मतलब ब्यूरोक्रेसी के लक्ष्य है संविधान, लेकिन लीगेसी उनकी गोपनीयता की है, विवेकाधीन शक्तियों की है, अधिकारों वाली है। तो उसमें एक अंतर पाया जाता है। तो इसलिए ये कुछ भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण थे। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम देखेंगे कि इसके दुष्परिणाम क्या रहे हैं और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं।